हेलो फ्रेंड्स, मैं विधि आपके अपने चैनल मंत्रा एजुकेशन हब ऑलवेज टू द राइट वे में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की क्लास में हम बात करेंगे डॉक्यूमेंटेशन ऑफ असेसमेंट, इंटरप्रिटेशन एंड रिपोर्ट राइटिंग। यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं कि असेसमेंट हम किस तरीके से उसकी डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, इंटरप्रिटेशन किस तरीके से करते हैं, या रिपोर्ट राइटिंग हम किस तरीके से लिखते हैं, क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखनी चाहिए, क्या चीज़ें उसके अंदर आनी चाहिए, सारी डिटेल में हम बात करेंगे। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया किए आज की क्लास को शुरू करते हैं। लेकिन आज की क्लास को शुरू करने से पहले अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जल्दी से दबा दीजिए। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है। साथ ही साथ लास्ट तक क्लास में बने रहिएगा। कैसी लगी क्लास ये ज़रूर बताइएगा, पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। अगर आपका कोई सुझाव है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या कोई टॉपिक देखना चाहते हैं तो वो भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। कोशिश करूंगी जल्दी से जल्दी आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करने की। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम असेसमेंट के बारे में, इंटरप्रिटेशन और रिपोर्ट राइटिंग किस तरीके से इनकी सबकी डॉक्यूमेंटेशन की जा सकती है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं असेसमेंट का डॉक्यूमेंटेशन की। तो असेसमेंट के डॉक्यूमेंटेशन क्या है? जब हम बच्चे का असेसमेंट करते हैं, जब बच्चे को हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं असेसमेंट करते हुए, उसकी करंट लेवल देख रहे हैं, तो उसकी वीकनेस क्या है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी प्रीवियस नॉलेज क्या है, उसके किस एरिया में उसका लेवल क्या है, वो सारी चीज़ें जो भी हमने ऑब्जर्व करी उसे कहीं ना कहीं लिखना, वो हमारा क्या होगा, रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है। उसको कह सकती हूँ डॉक्यूमेंटेशन ऑफ असेसमेंट। तो यहाँ पर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है असेसमेंट का जो डॉक्यूमेंटेशन है एजुकेशन प्रोसेस में। यहाँ पे जो भी हम लोग बात करेंगे एजुकेशनल बिहाफ पर कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग एज अ एजुकेशनल फील्ड पे हैं, तो असेसमेंट हम बच्चे का कर रहे हैं, या मेडिकल असेसमेंट की बात नहीं हो रही है। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे एजुकेशनल असेसमेंट की। तो उसी के बिहाफ पर हम लोग जब एजुकेशन प्लानिंग करते हैं तो डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ एक चीज़ याद रखिएगा, असेसमेंट को हम लोग हिंदी में आंकलन कहते हैं, या मूल्यांकन लिखा हुआ इवैल्यूएशन होता है, मूल्यांकन। तो इस चीज़ का ज़रा थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि इंपॉर्टेंट क्यों है, इस पर मैं बात करती हूँ। मान लीजिए कि आपने किसी बच्चे का असेसमेंट किया, उसके बाद जो है आपको किसी रीज़न से एक छुट्टी लेनी पड़ी है, तो कोई और उस टीचर जो है उस बच्चे को देखेगा, उसका एजुकेशनल प्रोसेस जो है, या कह सकते हैं प्लानिंग करेगा। लेकिन अब जब उसने असेसमेंट नहीं किया, आपने रिकॉर्ड नहीं किया, वो किस तरीके से एजुकेशन प्लानिंग करे, तो उसे कहीं ना कहीं दोबारा असेस करना पड़ेगा। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है चीज़ों को समझने के लिए। नेक्स्ट है कि जब भी आप कोई डॉक्यूमेंटेशन बना रहे हैं, असेसमेंट का हो या आप रिपोर्ट राइटिंग कर रहे हो, किसी भी कोई भी डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हो, तो उसका एक सिस्टमेटिक तरीके से लिखना या एक सिस्टमेटिक वे में जो है प्रोसेस को आगे बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप पहले वाली चीज़ बाद में वाली चीज़ पहले लिख रहे हैं, आगे पीछे लिख रहे हैं, तो जब आप लिखने लगेंगे या बाद में कुछ टाइम बाद उस रिपोर्ट को देखेंगे या कोई और देखेगा उसको, तो वो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी कि क्या चीज़ पहले हुई, क्या बाद में, आप क्या लिखना चाह रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ध्यान से चीज़ें, कोई भी डॉक्यूमेंटेशन हमें करना होता है, एक सिस्टमेटिक वे में करना होता है। कोई भी डॉक्यूमेंटेशन, सिर्फ मैं असेसमेंट की बात नहीं करूँ, आंकलन की बात नहीं करूँ, मैं कोई भी डॉक्यूमेंटेशन कर रही हूँ तो उसे बहुत सिस्टमेटिक तरीके से हमें आगे बढ़ाना होता है। जब हम डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कोई भी चीज़ पहले प्लान्ड हो सकती है प्लान्ड भी हो सकता है प्लान्ड ना हो। हम डेली लाइफ एक्टिविटी अचानक हो सकता है कि ऑब्जर्व करें। लाइक एग्जांपल के तौर पर एक एग्जांपल देती हूँ आपको चीज़ों को समझने के लिए, कि आपके पास अचानक एक बच्चा आ गया और उसका आपको असेसमेंट करना पड़ा। तो आपने कुछ पहले से प्लान तो नहीं किया था, तो प्लान नहीं किया तो उसके लिए आप पहले से ही प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं असेसमेंट में एक डॉक्यूमेंटेशन आप किस तरीके से करने वाले हैं। तो हो सकता है कि वो प्लान हो सकता है प्लान ना हो कोई भी असेसमेंट। तो दोनों के लिए आपको प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा कि डॉक्यूमेंटेशन आपको किस तरीके से करनी है। अगर आपके पास प्लानिंग है पहले से, तो आप पहले से खाका रेडी कर लोगे कि इस बच्चे के लिए जो है मुझे ये प्लानिंग करनी है। अगर अचानक कोई बच्चा आ जाता है तो उसके लिए आप क्या करने वाले हैं, वो भी प्रिपरेशन आपको पहले से ही रखनी पड़ेगी। कि कैसा भी बच्चा आ जाए, कोई भी आ जाए, जब भी मेरे पास आएगा, मेरे क्लिनिक में आएगा, मेरे पास जो है स्कूल में आता है, तो मुझे उसके लिए ये प्रोसेस फॉलो करना होगा असेसमेंट के दौरान। तो इसके लिए पहले से ही डॉक्यूमेंटेशन आपको प्रिपेयर करनी पड़ेगी। असेसमेंट के दौरान किस तरीके के डॉक्यूमेंटेशन करते हुए हमें क्या क्या चीज़ें लगानी होती है, एक सिस्टमेटिक तरीके से हम लोग उसके बारे में बात कर देते हैं। सबसे पहले हमारा डेमोग्राफी डाटा आता है कि बच्चे की पूरी ओवरऑल डिटेल्स हमारी रहती है असेसमेंट के दौरान। फिर हम लोग क्या प्लानिंग करने की सोच रहे हैं, किस तरीके से हम लोग असेसमेंट करेंगे, कहाँ पर असेसमेंट करने वाले हैं, 1-to-1 सेशन करने वाले हैं, ऑब्जर्वेशन के थ्रू करने वाले हैं, वो पूरी प्लानिंग जो है वो हमारा रहता है। देन असेसमेंट की हमारी चेकलिस्ट जो है वो पूरी रहती है। उसके बाद वर्क सैम्पल्स जो भी हम लोग
प्रिपेयर कर रहे हैं, वर्कशीट रह सकती हैं, पोर्टफोलियो हो सकते हैं। उसके बाद फोटोग्राफी हमारी रहती है, वीडियो टेप्स रहती हैं, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स रहती हैं। रिपोर्ट राइटिंग हमारी जो है वो हमारे असेसमेंट में इंक्लूड होती है। जब असेसमेंट हो जाता है दैन पूरा हमारी रिपोर्ट राइटिंग रहती है, वो भी असेसमेंट का ही एक पार्ट है। उसके अलावा अदर रिकॉर्ड का मतलब बच्चों के हो सकता है कि IQ टेस्ट हुआ हो या बच्चे का ऑक्यूपेशनल टेस्ट हुआ हो। तो जो भी टेस्टिंग है या और भी जो आपको लग रहा है नीड है हमारा असेसमेंट के दौरान हमारे डॉक्यूमेंटेशन हमारे पास होना चाहिए, वो उसके अंदर लगते हैं। तो ये हमारा क्या है, पूरा का पूरा असेसमेंट के लिए हमें किस तरीके के डॉक्यूमेंटेशन चाहिए। वो इंग्लिश के अंदर था, ये हिंदी के अंदर है, आप नोट कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो थोड़ा सा जब आप डॉक्यूमेंटेशन बना रहे हैं तो डॉक्यूमेंटेशन बनाते हुए जो आप हैंडराइटिंग आपकी साथ होनी चाहिए, सिंपल लैंग्वेज को जो है वो लिखें ताकि सामने वाला जो है समझ सके, पेरेंट्स उनके चीज़ों को समझ सके। साथ ही साथ प्राइवेसी का ध्यान रखें। ज़रूरी नहीं हर चीज़ जो है आपको रिपोर्ट में रखनी है, जितनी ज़रूरत है एजुकेशनल से रिगार्डिंग आप वो रखेंगे। उसके अंदर हो सकता है कुछ प्राइवेसी वाली चीज़ें होती हैं, वो आपको डिटेल में देने की उसमें ज़रूरत नहीं है। जब हम रिपोर्ट राइटिंग करते हैं या असेसमेंट का डॉक्यूमेंटेशन करते हैं तो सारी चीज़ें नहीं लिखनी है। जो कॉन्फिडेंशियल चीज़ें होती हैं वो आपका कॉन्फिडेंशियल ही रहनी चाहिए। जब आप असेसमेंट डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं या रिपोर्ट राइटिंग कर रहे हैं तो जो भी आप एरिया दे रहे हैं उसको एक हेडिंग जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं ताकि समझने वाला जो है चीज़ों को ईजिली समझ सके कि आप क्या लिखना चाह रहे हैं, वो किस बारे में है। अगर आप पहले हेडिंग दे देंगे तो वो चीज़ें ईजी होंगी उस चीज़ों को समझना। सबसे पहले हम समझ लेते हैं इंटरप्रिटेशन और रिपोर्ट राइटिंग क्या है। इंटरप्रिटेशन का मतलब आपका होता है कि जब आपने बच्चे को ऑब्जर्व कर लिया है, अब आपने वहाँ से डाटा कलेक्ट कर लिया है, उस डाटा को जब हम एनालिसिस करते हैं वो हमारा कहलाता है इंटरप्रिटेशन। अब जब आपने असेस किया, ऑब्जर्व किया, उसको हमने जो है एनालिसिस कर लिया, देन उसे एक समराइज तरीके से, एक सिस्टमेटिक तरीके से लिखने को हम लोग रिपोर्ट राइटिंग कहते हैं। पर्टिकुलर अगर मैं बात करूँ, असेसमेंट तभी कंप्लीट होता है जब मैंने ऑब्जर्व कर लिया, एनालिसिस कर लिया, देन उसको हम लोग एक समराइज तरीके से जब लिखते हैं, एक रिजल्ट निकाल देते हैं, तो उसी को असेसमेंट कहा जाता है। तीनों चीज़ों मैं कह सकती हूँ कि असेसमेंट बिना इंटरप्रिटेशन और रिपोर्ट राइटिंग के कंप्लीट नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं हम इंटरप्रिटेशन के अंदर हम लोग क्या करते हैं, किस तरीके से हम लोग चीज़ों को एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहला डाटा जो भी आपने कलेक्ट किया उसको एनालिसिस करना, उसको हम लोग एनालिसिस करते हैं क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है। फिर जो भी हमारी सूचना आई है, जो भी हमारे पास एनालिसिस करके रिज़ल्ट आया है, उसको सिंथेसाइज यानी संश्लेषण करना। उसके बाद जब हम चीज़ें निकाल लेते हैं, उसमें से छांट लेते हैं चीज़ों को, उसमें पिछली जो भी प्रीवियस नॉलेज है, परफॉर्मेंस है, उसके साथ एनालिसिस करना, तभी आप रिज़ल्ट निकाल पाएंगे। उसके बाद उसने कैसे ग्रोथ करी, कितनी ग्रोथ करी, उसका परसेंटेज निकालना कह सकते हैं हम लोग एक तरीके से। उसके बाद जो भी हमारे पास ग्रोथ हमने कर ली है, चेक कर ली कितने बच्चे ने स्पीड पकड़ी है, कितनी चीज़ों को सीखा है, उसको हम लोग मापते हैं। जो भी हमारे पास डाटा कलेक्ट हुआ है उसमें से हम जो भी एजुकेशनल बिहाफ पर हम लोग डिसीजन ले सकते हैं उसके बारे में बताना। इंटरप्रिटेशन करते हुए हम लोग एनालिसिस चीज़ों को करते हुए टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हम जो भी इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, सिर्फ अपने तक ना रख के चार जो हमारे प्रोफेशनल है या जो टीम प्रोफेशनल्स हैं, जो हमने टीम बनाई है, उसके साथ हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, देन एनालिसिस कर सकते हैं, हम लोग रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो इंटरप्रिटेशन करते हुए हमें इन सभी चीज़ों का जो है ध्यान रखना है। इंटरप्रिटेशन हम लोग अकेले बैठ के नहीं करेंगे, हमें स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर करना होगा। हम टेक्नोलॉजी का जो है यूज़ कर सकते हैं। लास्ट हम बात करते हैं रिपोर्ट राइटिंग की, कि रिपोर्ट राइटिंग करते हुए आप किन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। सबसे पहला हमारा आता है ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए आपका। जब रिपोर्ट राइटिंग बना रहे हैं तो किस बिहाफ पर बना रहे हैं, एजुकेशनल बिहाफ पर बना रहे हैं या मेडिकल बिहाफ पर बना रहे हैं या को करिकुलर स्पेसिफिक एक्टिविटी के बिहाफ पर बना रहे हैं, तो आपका एम जो है या ऑब्जेक्टिव जो है पूरा क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट, जब आप रिपोर्ट राइटिंग बना रहे हैं तो अप्रोप्रिएट आपकी हैंड राइटिंग होनी चाहिए, क्लियर होना चाहिए, सामने वाले को समझ में आना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ आपको समझ में आ रहा है। सब हेडिंग आप लिख रहे हैं तो वो बहुत क्लियर होनी चाहिए, यानी सब हेडिंग जो है अंदर का कंटेंट भी उसी बिहाफ पर होना चाहिए। स्पेसिंग और मार्जिन बहुत मतलब टेक्निकल होना चाहिए, क्योंकि इन चीज़ों का भी हम लोग ध्यान रखते हैं कि आपका जो, अगर आप टाइपिंग से कर रहे हैं, टाइम रोमन में होना चाहिए, आपकी बॉर्डर आपका जो है 1.5 होना चाहिए, एक लाइन का 2 आपका लाइनों का गैप होना चाहिए। तो ये सारे मार्जिन भी टेक्निकल होते हैं, वो भी आपका होना चाहिए। उसके बाद सभी एरिया जो हैं कवर होने चाहिए। अगर आप एजुकेशनल बना रहे हैं तो एजुकेशनल के सभी एरिया कवर होने चाहिए रिपोर्ट राइटिंग में, जो भी आपने असेस करें। इन चीज़ों का ध्यान रखना है।
जैसे मैंने अभी बताया फ़ॉन्ट साइज़ वगैरह जो है वो आपको पूरा उसी के हिसाब से रखना होता है जो हमारा टेक्निकल है। ये मैं अभी आपको नेक्स्ट मैं बनाऊंगी तो स्पेसिफिक बता दूंगी कि किस तरीके के हमारी क्या क्या चीज़ें रहती हैं रिपोर्ट राइटिंग के अंदर, क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ा एरिया और इम्पॉर्टेंट एरिया आपको जब रिपोर्ट राइटिंग बना रहे हैं टेक्निकल तो आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा जो है हम लोग इंटरप्रिटेशन करते हैं, एनालिसिस करते हैं, तो वो चीज़ें आपका सारी किस तरीके से एनालिसिस किया, क्या आपने टूल्स लगाए वो क्लियर होने चाहिए, रिजल्ट की पूरी डिटेल होनी चाहिए, उसके बाद इजी लैंग्वेज का यूज़ होना चाहिए। ये चीज़ें जो हैं वो आपको ध्यान रखने, बहुत हार्ड वर्ड्स यूज़ नहीं करने होते। बेसिक चीज़ें यही हैं, आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी होती है। बाकी यहाँ रिपोर्ट राइटिंग पे एक मैं डिटेल पे बना दूंगी, क्योंकि ये बीएड और एमएड में जो है ये डिटेल में है कि आपको कितना करना है, कितनी स्पेसिंग करनी है। बीएड लेवल पे ये चीज़ें नहीं हैं, तो नेक्स्ट मैं वीडियो कोशिश करूँगी कि इसी रिपोर्ट राइटिंग पे डिटेल पे बना दूँ। तो होपफुली आज की चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। हालाँकि ये हिंदी मैंने अभी बाद में डाली है, इसलिए थोड़ा सा ये मिसमैनेज सा है। नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूँगी कि जब भी पीपीटी बना रही हूँ साथ ही बना दूँ कि ये ऑलरेडी मेरी पीपीटी बनी हुई थी, तो इसलिए मैंने एडिटिंग बाद में किया है हिंदी की। तो होपफुली आज आप लोग इस चीज़ को मैनेज कर लीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं इन चीज़ों का ध्यान रखूँगी कि हिंदी पहले से ही करूँ, तो आपको ये चीज़ें दिक्कत नहीं आएंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको किसी तरीके की क्वारी है या कुछ पूछना चाहते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड या किसी और टॉपिक से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की। आज के लिए बस इतना ही। एक बार फिर से हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नई अपडेट के साथ। नमस्ते, शुक्रिया।